हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 19 मई संडे को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द टेक अवे फ्रॉम मुंबई होर्डिंग ट्रेजेडी। मुंबई में डस्ट स्टॉर्म आने के कारण जो होर्डिंग गिर गई थी उसके कारण 16 लोगों की जान गई है। उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। रेगुलेशन और नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बाकी जीएस 1 से लेके 4 तक कहीं पर भी आपको क्वेश्चंस आता है करप्शन से रिलेटेड, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, तो वहाँ आप इस ट्रेजेडी का जिक्र कर सकते हैं एज एन एग्जांपल। इनफैक्ट ऐसे में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा आर्टिकल होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वाइज आरबीआई कीपिंग एन आई ऑन गोल्ड लोन्स। जो गोल्ड लोन लेंडर्स हैं उनको जो नॉर्म्स फॉलो करने हैं उससे रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। रिसेंटली आरबीआई ने स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है एनबीएफसीज के ऊपर जो कि गोल्ड लोन्स में इन्वॉल्व हैं। ऐसा क्यों किया है, ये सारी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस में ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द टेक अवे फ्रॉम मुंबई होर्डिंग ट्रेजेडी। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। जीएस 1, 2, 3 और 4 चारों पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। मुंबई होर्डिंग ट्रेजेडी का आप एग्जांपल जीएस 1 में दे सकते हैं। हैपहज़ार्ड मैनर में अर्बनाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पर भी ये एग्जांपल दिया जा सकता है। उसके कारण ट्रेजेडीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये जो एग्जांपल होगा उसे आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। जीएस 2 में लोकल बॉडीज़ के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि लोकल बॉडीज़ पुअर एनफोर्समेंट कर रही है लॉ का, करप्शन बहुत ज़्यादा है लोकल बॉडीज़ में, वहाँ पर ये चीज़ें आ जाएगी। जीएस 4 में करप्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम्पल में आप इसे लिख सकते हैं। इनफैक्ट जीएस 4 में केस स्टडी में भी आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में तो बिल्कुल पूछा जा ही सकता है। तो 1, 2, 3, 4 कहीं पर भी आप जो है इस ट्रेजेडी का यूज़ कर सकते हैं। इसका एज एन एग्जाम्पल अपने आंसर में लिख सकते हैं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशन है होर्डिंग से रिलेटेड, उन सारे रेगुलेशन और नॉर्म्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये वाला एस्पेक्ट प्री के पर्सपेक्टिव से कवर किया जाएगा। प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आर्टिकल। ऑलरेडी आपको पता होगा, फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि किस तरीके से ये ट्रेजेडी हुई है। 13 मई को मुंबई में एक बहुत बड़ा डस्ट स्टॉर्म आया था और पेट्रोल पंप के ऊपर एक 250 टन का मॉन्स्ट्रस स्ट्रक्चर होर्डिंग लगा हुआ था जो हवा के कारण नीचे गिर गया और जो पेट्रोल पंप में लोग फ्यूल डलवा रहे थे, ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, वो उस स्ट्रक्चर के नीचे आ गए। लगभग 16 लोगों की इस ट्रेजेडी में जान गई है। जो ऑनर है होर्डिंग के वो उसके बाद भाग गए थे लेकिन उन्हें राजस्थान में अरेस्ट किया गया है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल कौन है, किन किन की जिम्मेदारी है। जो प्रेशर है मुंबई कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई बीएमसी के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है कि बाकी जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो इल्लीगल तरीके से लगाए गए हैं सबका इंस्पेक्शन करना चाहिए और इनके इल्लीगल होर्डिंग्स के अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। जो रेलवे और मुंबई पोर्ट्स हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो मुंबई और रेलवे पोर्ट अथॉरिटी है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट्स जितने भी बचे हुए होर्डिंग हैं उनको बांटेंगे। ये स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी रेगुलेशंस में चर्चा करेंगे। लेकिन जब से ये ट्रेजेडी हुई है बाकी सिटीज़ जैसे कि चेन्नई, जहाँ पर पहले होर्डिंग लगाना बैन किया गया था लेकिन उस बैन को हटा दिया गया, अब वहाँ पर इस तरह के सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं और जो इल्लीगल होर्डिंग्स हैं उसको वापस हटाया जा रहा है। तुरंत ही जो है चेन्नई, बेंगलोर और बाकी सिटीज़ में भी एक्शन लिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले रेगुलेशंस की। ठीक, रेगुलेशन जो मुंबई से रिलेटेड ट्रेजेडी हुई है तो सबसे पहले बीएमसी रेगुलेशन की बात करते हैं।
1888 में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट जो है पास किया गया था और उसके बाद अमेंडमेंट किए गए थे यहाँ पर। इस एक्ट के थ्रू जो होर्डिंग्स हैं उनको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, किस साइज़ की होर्डिंग होना चाहिए, किस साइज़ की नहीं होना चाहिए, कितने हाइट पे लगा सकते हैं, और सेफ्टी सर्टिफिकेट की भी यहाँ पर बात की गई है। तो अगर इस तरह के होर्डिंग आपको लगाना है तो सबसे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है जो लोकल बॉडी की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। आपको रिटर्न परमिशन लगेगी म्युनिसिपल कमिश्नर की, जो कि सेक्शन 328 में दिया हुआ है इस एक्ट के। उसके बाद बहुत सारी गाइडलाइंस आई है। जो रीसेंट गाइडलाइन है वो है पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट 2018, और इस गाइडलाइन को ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फ़िलहाल, और इसी के हिसाब से आपको सारे रेगुलेशंस जो है फॉलो करने हैं। इसके हिसाब से क्या क्या रेगुलेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं उन्हें स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। किससे? रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब तक कि सर्टिफिकेट नहीं देगा, सर्टिफाई नहीं करेगा कि ये जो होर्डिंग है ये इनकी कंडीशन स्टेबल है और ये यहाँ पर रह सकते हैं, तब तक के आप होर्डिंग नहीं लगा सकते। और जो स्काई साइंस हैं, है ना, बहुत बड़े ऊपर बहुत बड़े बड़े साइंस लगा दिए जाते हैं कि यहाँ टर्न जाना है, यहाँ ये करना है। तो इस तरह के जो स्काई साइंस हैं वो 100 स्क्वायर फुट से बड़े नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन। और जो ऑन ग्राउंड आपके होर्डिंग का साइज़ है वो 40 बाय 40 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट। जो घाटों पर ये कांड हुआ है, ये ट्रेजेडी हुई है, वहाँ पर एक भी नॉर्म फुलफिल नहीं किया जा रहा था। इसलिए कहीं ना कहीं जो लोकल बॉडी है उसे यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है जिनकी लैंड पर ये होर्डिंग लगाई गई थी उन्हें भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। उनका ये कहना है कि उनका जो डिस्प्यूट चल रहा था लोकल बॉडी के कारण, उसके कारण उन्होंने इस होर्डिंग को बाहर नहीं निकाला है। अब बात करते हैं रीज़न्स की कि क्या रीज़न्स हैं जिसके कारण ये सारी ट्रेजेडीज़ हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक सिंगल ट्रेजेडी है, इस तरह की ट्रेजेडी बहुत जगह हुई है रिसेंट ईयर्स में, लेकिन ये इतने बड़े लेवल पर पहली बार हुई है जिसमें 16 लोगों की जान गई है। तो क्या क्या रीज़न्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम वेदर, डस्ट स्टॉर्म आना, हवाएं चलना, ये सब बहुत कॉमन हो चुका है। मुंबई की भी अगर बात करें तो अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी में जो साइक्लोन है वो बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन रिलेटिवली पिछले कुछ सालों में जो अरेबियन सी है उसका टेम्परेचर 1.2 डिग्री के अराउंड इंक्रीज़ हुआ है, और सी सरफेस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण यहाँ पर जो साइक्लोन है उसका फॉर्मेशन भी रैपिड हो चुका है, बढ़ चुका है। और जब ये साइक्लोन हिट करता है तो एक्सट्रीम वेदर्स आते हैं, हवाएं चलती है, पानी गिरता है, और इन्हीं सारे कारणों से इस तरह की ट्रेजेडी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या इशू है? करप्शन का। जो लोकल बॉडी है वो पैसे कमाने के लिए करप्शन कर लेती है, थोड़ा बहुत अंडर द टेबल चीज़ें ले ली जाती है, और इस तरह के जो इलीगल और अनस्टेबल स्ट्रक्चर हैं उसे एज अ होर्डिंग रखा जा रहा है, जिसके कारण ये सारी ट्रेजेडी हो रही है। तो करप्शन बहुत है लोकल बॉडीज़ में। थर्ड क्या है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड। BIS के द्वारा एक टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, प्रॉपरली स्पेसिफाई किया गया है, प्रॉपर फार्मूला दिया गया है कि कितनी हवा और कितना लोड होना चाहिए। अगर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ है तो कितना लोड जो है आप अपनी होर्डिंग का रख सकते हैं, प्रॉपर फार्मूला निकाल के दिया गया है। इन सारे जो BIS स्टैंडर्ड के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, अगर इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती लोकल बॉडीज़ को तो इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, और जो प्रॉब्लम हो रही है, जो होर्डिंग के गिरने से ट्रेजेडी हो रही है, उसे रोका जा सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। पुअर लॉ एनफोर्समेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है ऑब्वियसली, तभी इतनी सारी इलीगल आपकी जो होर्डिंग्स है वो लगी हुई हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज़ इन टायर 2 टायर 3 सिटीज़। जब मेट्रो सिटीज़ में
लोकल बॉडीज़ के पास जो है इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है टेक्निकल स्टैंडर्ड की, तो जो म्युनिसिपाल्टीज़ है जो कि डिस्ट्रिक्ट एरिया में काम कर रही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एरिया में प्लेस है, उनके पास ये कैपेबिलिटी कहाँ से हो सकती है? उनके लिए होर्डिंग लगाना सिर्फ एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। चूँकि उनके पास रेवेन्यू बहुत कम जनरेट होता है, सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी उन्हें पैसा बहुत कम मिलता है, इसलिए वो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं इन बोर्ड और एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग से। चूँकि हमारी जो इकॉनमी है कंजम्पशन इकॉनमी है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ से सरकार पैसा बनाना चाहती है और जो लोकल बॉडीज़ है वो कई बार पैसे कमाने के चक्कर में जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो नहीं करती। इवन गाइडलाइंस को भी लिबरलाइज किया जा चुका है और जो लोकल बॉडीज़ हैं म्युनिसिपालिटी, उनको तो ये प्रॉपर गाइडलाइंस का पता भी नहीं होता है। सेफ्टी सर्टिफिकेट बनाना है नहीं लगाना है, कहाँ से बनवाना है, ये सारी चीज़ें लोकल लोगों को नहीं पता होती है, ना ही ये रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। तो अल्टीमेटली इस तरह की ट्रेजिडी पूरे देश में हो रही होती है। बस फ्रंट पेज की न्यूज़ तभी बनती है जब वो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या फिर चेन्नई जैसी मेट्रो सिटीज़ में हो रही होती है, वरना इस तरह के इश्यूज़ जो है आपको हर सिटी में या फिर हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस में देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसके लिए? जितनी भी लोकल बॉडीज़ है उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप एज अ रीज़न डाल सकते हैं इन जो भी ट्रेजेडी हो रही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, यहाँ पर जो मैन मेड इश्यूज़ हैं वो भी हैं, जो मैन मेड मिस्टेक्स हैं वो भी हैं। यहाँ पर जो रेगुलेशन है उसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा है, उन गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या गवर्नमेंट के ऊपर लीगल लाइबिलिटी बनती है अगर इस तरह के केसेस होते हैं? तो आंसर होगा बिल्कुल सरकार के ऊपर, और जो ऑनर होंगे होर्डिंग के उनके ऊपर लीगल लाइबिलिटी बनेगी। उन्हें जो लोग इसमें जिनकी जानें चली गई हैं, जिन्हें डैमेज हुआ है, उनको सरकार को और प्राइवेट पर्सन को कंपनसेशन देना ही देना पड़ेगा। 2022 में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने एक केस में बैंक ऑफ बड़ौदा को ये कहा था कि आपको जो है कंपनसेशन देना होगा। केस क्या था ये देख लेते हैं। केस था कि एक जो पर्सन है वो बैंक ऑफ बड़ौदा जा रहा था और मई के महीने में डस्ट स्टॉर्म हुआ, जिसके कारण एक बहुत बड़ी होर्डिंग उनके ऊपर गिर गई और उनकी जान चली गई। जब उनकी जान चली गई तो उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उन्होंने इसके लिए कंपनसेशन मांगा, उन्हें नहीं मिला, तो फिर वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया सिंगल जज बेंच ने कि ये कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा फिर जो है 2 जज बेंच के पास हाई कोर्ट में जो है उसे अपील की, लेकिन जो 2 जज बेंच थी उन्होंने कहा कि हम इसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हर साल मई में इस तरह के डस्ट स्टॉर्म आते हैं और आपको चेक करना चाहिए था कि आपकी होर्डिंग स्टेबल है या नहीं है। तो ये फोरसीएबल रिस्क थी, आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी। तो इसलिए ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं कहलाएगा और आपको लाइबिलिटी आपके ऊपर आएगी, आपको कंपनसेशन देना ही देना पड़ेगा। अगर इस रूलिंग को फॉलो किया जाए या फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो यहाँ पर भी जो सरकार है और जो प्राइवेट पर्सन है उनके ऊपर कंपनसेशन और लाइबिलिटी बनती है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है वाई इज़ आरबीआई कीपिंग एन आई ऑन गोल्ड लोन्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मेंस में कभी नहीं आएगा। प्रीलिम्स में हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो आरबीआई का कोई सर्कुलर हो या फिर आरबीआई की गाइडलाइंस हो। यहाँ से प्री में एक क्वेश्चन 100% आपको आता ही आता है। इस साल
भी कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आरबीआई को एज अ थीम अलग से आपको पढ़ना होता है। इस पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल आया क्यों है। रिसेंटली जो आरबीआई है उन्होंने जितने भी गोल्ड लोन लेंडर्स हैं उन्हें कहा है कि जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं वो सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स को फॉलो करें जब भी वो गोल्ड लोन दे रहे हैं। ऐसा क्यों किया गया है आरबीआई के द्वारा? क्योंकि रिसेंटली कुछ सर्टेन एनबीएफसीज थे जिनको ये पाया गया कि वो रेगुलेटरी नॉर्म्स को और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको फ्लाउट कर रहे हैं। और इसी के अगेंस्ट में आकर के आरबीआई ने एक एनबीएफसीज आईआईएफएल फाइनेंस के ऊपर बैन लगा दिया था कि वो फ्रेश गोल्ड लोन नहीं दे पाएंगे। ये चीज़ें मार्च में हुई थी और उसके बाद से जो आरबीआई है उसकी स्क्रूटनी बाकी एनबीएफसीज जो कि गोल्ड लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ऊपर बढ़ गई है और उन्हें बार बार हिदायत दी जा रही है कि अगर वो रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे तो उनको पेनलाइज किया जाएगा। अब आरबीआई के गोल्ड लोन नॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस बनाई गई है, जो भी लेंडर्स गोल्ड रखवा करके पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, उन्हें ये गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले गोल्ड लोन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गोल्ड लोन है क्या, किसे ज़रूरत पड़ती है और कौन इसे जनरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो जो गोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड कमोडिटी है। लिक्विड कमोडिटी का मतलब क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। जैसे कैश बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, कोई भी कमोडिटी अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड है इसका मतलब जब भी आप उसे मार्केट में लेके जाएं तो वो हाथों हाथ बिक जाएगी और उसकी जो वैल्यू है वो कम नहीं होगी। इसका मतलब अगर गोल्ड की वैल्यू 75,000 रुपये है तो आप मार्केट में इसको लेके जाएं तो 75,000 में ही बिकेगी, 1 रुपये इसमें कम नहीं होगा। तो गोल्ड अपनी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं खोता है और इतना लिक्विड है कि मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो गोल्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये आप जानते हैं। सेफ एसेट है, लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और हमारे यहाँ जो गोल्ड है उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू होती है। क्यों होती है? क्योंकि जनरली गोल्ड कौन पहनता है? महिलाएं पहनती है और उनका जो गोल्ड होता है वो शादी का गोल्ड होता है, उनके माँ बाप के द्वारा दिया गया गोल्ड होता है। तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच होती है। अगर आपको कोई भी घर में परेशानी है तो कई बार आप ये सोचते हैं कि गोल्ड को बेच दिया जाए, लेकिन महिलाएं अपना गोल्ड नहीं बेचना चाहती। ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी का है, उनके पापा के द्वारा शादी में दिया गया है, उनका स्त्री धन है। तो वो लोग क्या करते हैं, गोल्ड को गिरवी रख के उसके एवज में गोल्ड पे लोन ले लेते हैं। उनकी परेशानी के लिए उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत है तो उस वक्त वो गोल्ड को रखवा देंगे और उसके बदले में कुछ लोन ले लेंगे। इसका मतलब जो मॉर्टगेज होता है यहाँ पर वो क्या होता है? गोल्ड होता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर नॉर्म्स दिए गए हैं जो कि लेंडर को फॉलो करना है। लेंडर मतलब जो कि गोल्ड रखवा करके क्या कर रहा है? गोल्ड लोन लोगों को दे रहा है और ये एकदम सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। क्यों सिक्योर्ड लोन्स होते हैं? क्योंकि गोल्ड की वैल्यू होती है और जब आप गोल्ड को रखवाते हैं तो उससे आपको उसकी वैल्यू से आपको कम लोन दिया जाता है। कहीं आप डिफ़ॉल्ट भी कर जाएं तो इंटरेस्ट के साथ जो भी चीज़ें होगी वो उस कंपनी को मिल जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा क्या है? गोल्ड लोन है। अब इससे रिलेटेड नॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आरबीआई ने दिए हुए हैं। Lenders are not allowed to lend any amount of money that is greater than 75% of the value of gold that is submitted as a collateral by the borrower। तो यहाँ क्या बोल रहा है आरबीआई, इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। लेट्स से एनबीएफसी ए है और वी से मैं हूँ जो कि बहुत गरीब हूँ, परेशानी में हूँ, लेकिन मेरे पास 1,00,000 रुपए का गोल्ड पड़ा हुआ है। तो मैं कहाँ जाऊँगा? एनबीएफसी ए के पास जाऊँगा, बोलूँगा कि भाई ये 1,00,000 रुपए का गोल्ड ले लो और मुझे कुछ कर्जा लोन दे दो। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई की जो गाइडलाइंस है मुझे कितना लोन मिल सकता है? जो गोल्ड की वैल्यू है उसका केवल 75% मुझे लोन मिल सकता है। इसका मतलब मुझे 1,00,000 रुपये अगर मैं गोल्ड गिरवी रखता हूँ 1,00,000 का तो मुझे 75,000 का लोन, 75,000 रुपीज़ का लोन एनबीएफसी से मिल जाएगा। इससे 1 रुपये भी मुझे ज़्यादा लोन नहीं दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू आरबीआई। यहाँ पर
25,000 का कुशन है। ये 25,000 का कुशन क्यों है? इन केस मैं ये पैसा नहीं चुका पाया, हो सकता है चांसेस हैं कि मैं पैसा ना चुका पाऊँ, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो NBFCs है इनको नुकसान हो सकता है, तो वो क्या करेंगे, जो गोल्ड होगा उसे बेच देंगे, तो उन्हें 25,000 का क्वेश्चन होगा। लेट्स से 20,000 इंटरेस्ट है, तो टोटल 95,000 रुपीज़ मुझे एक साल बाद देना था, वो एक साल बाद गोल्ड बेच देंगे और गोल्ड बेच के 1,00,000 रुपए कमा लेंगे। तो उनका जो प्रिंसिपल होगा, इंटरेस्ट होगा, वो सारा का सारा निकल जाएगा, अगर वो RBI नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं तो। पर इन केस वो RBI नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। अब मेरे पास 1,00,000 का गोल्ड था, ठीक, मैं गया NBFC A के पास, B के पास भी गया, C के पास भी गया। मैंने बोला कि यार B मुझे 80,000 दे रहा है और C मुझे 85,000 रुपये लोन दे रहा है अगर मैं 1,00,000 का गोल्ड रख रहा हूँ। तो A के पास जब मैं ऐसा बोला तो बोला ठीक है, मैं तुम्हें 90,000 रुपये का लोन देता हूँ अगर तुम 1,00,000 का गोल्ड रखते हो। अब मैं तो चतुर चालाक था, है ना, और मैं जो है सब कुछ कैलकुलेशन कर चुका था। मुझे पता था गोल्ड की वैल्यू एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये और बढ़ सकती है, तो 1,10,000 रुपये मैक्सिमम एक साल बाद गोल्ड की वैल्यू होगी और मेरा जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो 1,20,000 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि एक साल बाद जो गोल्ड है उसे छोड़ दूंगा, कोई मतलब नहीं है गोल्ड लेने से। 1,20,000 दे के 1,10,000 का गोल्ड लूँगा क्यों? तो बेसिकली नुकसान किसको होगा ऐसे में? NBFCs को होगा। यहाँ पर उनके पास कोई कुशन नहीं है और यही चीज़ें NBFCs के द्वारा की जा रही है, इसी नॉर्म को फॉलो नहीं किया जा रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग जो है गोल्ड लोन कंपटीशन के कारण ज़्यादा उठा रहे हैं और NBFC रेगुलेटरी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा जो दूसरा नॉर्म है उसकी बात करते हैं। इनकम टैक्स रूल को कंप्लाई करते हुए RBI ने मैंडेट किया है कि जो लोन दिया जाएगा उसमें जो कैश कंपोनेंट है वो 20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी सारा का सारा पैसा आप बोरोवर के बैंक अकाउंट में ही, उसके खाते में ही डालेंगे। और जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन केस अगर जो बोरोअर है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फ्री और फेयर मैनर, ट्रांसपेरेंट मैनर में उस गोल्ड का ऑक्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो NBFCs हैं वो एम्प्लॉय चुपचाप ऑक्शन कर ले और अपने लोगों को ही वो गोल्ड को बेच दे। प्रॉपर फेयर और ट्रांसपेरेंट ऑक्शन होना चाहिए। ऐसा कई बार होता भी है ना। मुझे पता चल जाए कि जो NBFC है वो मेरा गोल्ड बेच रहा है, मैं अपने दोस्त को भेज दूंगा जो कि उसी NBFC में है, वो मेरे बिहाफ में चला जाएगा और 1,00,000 का जो गोल्ड है वो 1,05,000 में खरीद के ले आएगा। क्यों? क्योंकि इनकी सेटिंग हो चुकी है। तो ट्रांसपेरेंट मैनर में और फेयर मैनर में ऑक्शन होना चाहिए जब भी गोल्ड को बेचा जाए, ये भी RBI ने कहा है और इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए RBI का इन्हें डंडा पड़ रहा है। जो IIFL फाइनेंस है वो किस किस तरह के नॉर्म्स को वायलेट कर रहे थे? रिलेटेड टू द साइज एंड द फॉर्म ऑफ लोन डिसबर्सल, द इवेल्युएशन एंड असाइंग ऑफ द गोल्ड, द लीविंग ऑफ द चार्जेस एंड द इरेगुलरिटीज इन द ऑक्शन प्रोसेस। टोटल जितने भी लोन डिफ़ॉल्ट पाए गए थे उसमें 2/3 ऐसे लोन्स थे जिसमें लोन टू वैल्यू इरेगुलरिटीज पाई गई थी। जो हमने 75% वाला नॉर्म की बात की है, लोन टू वैल्यू जो कोलेट्रल की वैल्यू है उसका अगर रेशियो देखें तो वो 75% आना चाहिए। वो जो है IIFL फाइनेंस फॉलो नहीं कर रहा था और ये इरेगुलरिटी 2/3 केसेस में देखी गई जो कि डिफ़ॉल्ट किए हुए थे। और उसी के बाद से RBI ने IIFL को बोला बेटा तुम अब जो है गोल्ड लैंडिंग नहीं करोगे, फ्रेश गोल्ड लैंडिंग इन्हें बैन कर दी गई। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो मेन जो पर्पस है यहाँ पर जो NBFCs का है वो एग्रेसिवली लैंडिंग करना ताकि इनका जो बिज़नेस है उसका एक्सपांशन हो सके। जो पेंडेमिक था उसके बाद से NBFC गोल्ड लोन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि
आप जानते ही हैं पैंडमिक के बाद बहुत सारी फैमिली में स्ट्रेस बढ़ गया था क्योंकि उनकी जॉब्स चली गई थी। तो उस समय अपने कंजम्पशन के लिए उन्हें तुरंत में पैसे की ज़रूरत थी और बैंक तो ऐसे पैसे देने से रहा। और बैंक की जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं प्लस जो उनकी प्रोसीजर है वो इतनी इरिटेटिंग होती है कि उससे लोन लेना बेकार है। एनबीएफसी तुरंत पैसा दे देता है, तो एनबीएफसी तुरंत देगा तो ये एग्रेसिवली गोल्ड लोन्स दे रहे हैं और पैसा इंटरेस्ट बना रहे हैं, अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं और उसमें ये गाइडलाइंस भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक और इशू है उसको भी यहाँ ध्यान रखना है, जो आईआईएफएल फाइनेंस है वो इंटरनल असेयर यूज़ कर रहा था टू एवेल्युएट द वैल्यू एंड द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड ऑफर्ड एज कोलेट्रल बाय द बोरोअर्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो असेयर है जो कि क्या करेगा, जो आपके गोल्ड की प्योरिटी चेक करेगा और बताएगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है और उसका 75% क्या करना है, इनको लोन देना है। तो अगर ये जो प्योरिटी बताई जा रही है इसको ओवर एस्टिमेट कर दिया जाए, है ना, जो मेरा 1 लाख का गोल्ड था उसे 1,10,000 का गोल्ड बताएं और 75% दें उसका, तो भी जो है मुझे ज़्यादा लोन मिलेगा। तो यहाँ पर जो इंटरनल असेयर है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इंटरनल असेयर क्या कर रहे हैं, गोल्ड की जो वैल्यू है प्योरिटी इसे ज़्यादा एस्टिमेट करके दे रहे हैं, जिससे जो आपके एनबीएफसी से वो ज़्यादा लोन दे पा रहे हैं और अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। और ये रेगुलेशन का फ्लाउटिंग किया जा रहा है इस तरीके से। जो बैंक्स होते हैं वो एक्सटर्नल असेयर रखते हैं, बाहर से लोगों को रखा जाता है, वो प्योरिटी चेक करके देता है और उसके हिसाब से फिर लोन दिया जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है और आरबीआई ने बोला है कि इस तरह की चीज़ें चल नहीं पाएंगी, इसलिए बाकी जितने हैं सब के सब क्या करो, रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो करो। अब इससे होगा क्या, इसके इम्प्लीकेशन ऑब्वियसली यार जो गोल्ड लोन्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, लोगों को मिलेंगे नहीं। रेगुलेटरी मैकेनिज़्म अगर प्रॉपरली फॉलो होगी तो एनबीएफसी डिफ़ॉल्ट भी नहीं करेंगे आगे चल के, उन्हें नुकसान भी नहीं होगा अगर गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो। जैसे आईआईएफएल है उनको नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर रहे थे लोग, क्योंकि वो 75% वाला नॉर्म फॉलो नहीं कर रहे थे। तो डिफ़ॉल्ट होने की संभावना कम हो जाएगी, लोग भी सेफ़ रहेंगे, जो एनबीएफसी हैं जो गोल्ड लेंडर्स हैं वो भी सेफ़ रहेंगे, बोरोअर भी सेफ़, लेंडर भी सेफ़, आरबीआई भी सेफ़, विन विन फॉर ऑल। तो क्यों नहीं फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि जब से स्क्रूटनी बढ़ी है तब से ये सारी चीज़ें फॉलो हो जाए। होपफुली आर्टिकल पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी आपको हो गई होगी। ये हमारा अंतिम आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।